नमस्कार किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब आपकी सोयाबीन 30 दिन के आसपास होती है तब वो पीली पीली रहती है और उसकी बढ़वार भी रुक जाती है। हालांकि उसमें पीलिया रोग भी नहीं होता है। सोयाबीन में ये पीलापन कई वजह से हो सकता है, जैसे एक आपका पीलिया रोग हो गया, या कोई जड़ से संबंधित कोई बीमारी है तब वो पीली हो जाती है, या कोई रस चूसक कीड़ा है तब भी आपकी सोयाबीन पीली हो सकती है। लेकिन इन वजहों के अलावा भी एक वजह है, वो है आयरन की कमी, फेरस की कमी, लोहे की कमी, जिसकी वजह से सोयाबीन आपको पीली पीली दिखाई देती है। और साधारणतः आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम आपके 30-40 दिन के भीतर ही होती है, उसके बाद में ये अपने आप ठीक भी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि लोहे की डेफिशिएंसी के सिम्टम आप उन पीलिया रोग से या किसी अन्य बीमारी से कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे इसको पहचान सकते हैं और कैसे आप उल्टा सीधा खर्च करने से बच सकते हैं। क्योंकि यदि पौधा पीला पड़ रहा है, आप दुकान वालों के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ तो दे ही देगा डालने के लिए। किसान भाइयों, जब सोयाबीन में आयरन की कमी होती है तब आप देखेंगे पौधा की जो ऊपरी पत्तियां हैं, जैसे ये पौधा है इसमें आयरन की डेफिशिएंसी है, इसकी जो ऊपरी पत्तियां हैं ये आपकी पीली पड़ेंगी। लेकिन ये जैसे पूरी ऊपर की जो नई पत्ती है वो पूरी पीली होगी एक तो, और इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी, यानी कि जो आपकी ये वेन्स हैं, पौधे की पत्ती की ये जो नसें हैं ये आपको हरी दिखाई देंगी, और ये बीच का जो भाग है ये आपका पीला पड़ जाएगा। और पूरा पौधा पीला नहीं होगा, जो ऊपर की पत्तियां हैं वही पीली पड़ेंगी, बाकी आप उखाड़ के देखोगे उसकी जड़ भी ठीक मिलेगी, सब चीज़ें ठीक मिलेगी, लेकिन जो नई पत्तियां हैं वो आपको पीली दिखाई देंगी। एक समय के बाद में ठीक भी हो जाता है। कब होगा? जब आपके अच्छी बारिश हो जाएगी तब ठीक हो जाएगा। क्यों? उसका कारण ये होता है कि आयरन है, जो फेरस है, उसका नेचर होता है जब वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ती है, पानी की मात्रा पर्याप्त हो जाती है, तब ये पौधे को अवेलेबल होने लगता है और पौधा अपने आप ठीक हो जाता है। तो आपके 20-30 दिन पे सोयाबीन ऐसे बैठी बैठी दिखाई दे, पीली पीली दिखाई दे, ऊपर की पत्ती पीली दिखे, इंटरवेनल क्लोरोसिस हो, यानी कि इन नशों के बीच में, इन पत्ती की नशों के बीच में आपको पीली दिखे, ऊपर की पत्तियाँ स्पेशली, तो समझ लें आप लोहे की कमी है। और आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है, अच्छी बारिश हो जाए तब आप उसमें वो अपने आप रिकवर कर लेगी। लेकिन यदि आप और इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो ज़मीन के अंदर फेरस बहुत होता है, यानी कि आयरन बहुत होता है, लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता है। और किस कंडीशन में अवेलेबल नहीं होता है? जब आपकी ज़मीन का पीएच ज़्यादा हो, यानी कि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो और नमी की कमी हो, उस कंडीशन में ये आयरन अवेलेबल नहीं होता प्लांट को। तो जब आपके बारिश होती है तो नमी वाली तो वो पूर्ति हो जाती है, और अच्छा पानी होता है तो वो उसको अवेलेबल होने लग जाता है। अब अपने को क्या करना है? यदि आपको एक पहली बात तो आप वेट कर सकते हो, बारिश हो जाए अपने आप रिकवर कर ले, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फास्टर रिजल्ट चाहिए, तो सिंपली आप फेरस सल्फेट 0.5%, यानी कि आपकी जो हाथ वाली टंकी है उसके अंदर आप 50 से 70 ग्राम फेरस सल्फेट घोल बना के आप स्प्रे कर दें, आपके ये पौधे रिकवर कर लेंगे। दूसरा, यदि आपके 500 लीटर की टंकी है, ट्रैक्टर की टंकी है, तो उसमें आप 2 किलो फेरस सल्फेट डाल के आप स्प्रे कर दें। लेकिन किसान भाइयों, आप सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब ये चीज़ें पहले तो नहीं होती थी, अब बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। इसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि हम जो फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव जो वेराइटीज़ ले रहे हैं, जिसमें आपके जैसे मक्का, धान या गेहूँ, जो इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट निकल जाता है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हम ऐड नहीं करते, तो इसकी डेफिशिएंसी दिखती है। और दूसरे, हम जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, DAP देते हैं, तो इनमें जो मिक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे N मिल जाएगा, P मिल जाएगा, K मिल जाएगा, पोटास दे दोगे तो वो तो मिल जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिलते कहीं न कहीं। और वो जो यूरिया, DAP आप दे रहे हैं उससे जो ज़मीन का जो pH वो भी बढ़ता है। इसके अलावा यदि आप ट्यूबवेल वगैरह का पानी लगाते हैं तो भी ज़मीन का pH बढ़ता है। तो हमें ज़मीन का pH पे थोड़ा काम करना है। बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व भी ज़्यादा pH के ऊपर नहीं मिलते हैं, तो हमें ज़मीनों का pH लोअर करना है। मिट्टी का pH कम करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो किस चट्टान पे से बनी है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है उसका pH कैसा होगा, वो वहाँ की जलवायु कैसी है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और उसमें एक फैक्टर अपना भी आ जाता है जो अपनी फॉल्टी प्रैक्टिसेस है। तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि ज़मीनों में हो सके उतना हम कार्बनिक पदार्थ ऐड करें। और यदि आपके फ्रिक्वेंटली ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप 2-3 साल में एक बार फेरस सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अपने खेत में डाल सकते हो। इसके अलावा यदि स्टैंडिंग क्रॉप में दिक्कत है, आप वेट नहीं कर सकते हो कि भाई मेरे को तो रिजल्ट चाहिए, तो आप फेरस सल्फेट का स्प्रे कर सकते हो। लेकिन एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इसके सिम्टम को अच्छे से जान लें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है फेरस डेफिशिएंसी में, कहीं बीमारी हो और आप उस में ये भ्रम में रहें कि ये तो फेरस की डेफिशिएंसी, बारिश होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी।
जो फंगस संबंधी जो बीमारियां हैं, जो सॉइल बोर्न बीमारी हैं, 2022 में जिसका बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, उसमें बारिश ज़्यादा होगी तो वो बीमारी बढ़ेगी। तो उसके लिए आप फंजीसाइड पे जाएं। इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और वो वीडियो देखें। नमस्कार, जय हिंद।